एक शब्द सुना होगा आपने, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब है एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जहां सामने वाला आपको आपके खुद के परसेप्शंस और मेमोरी पे शक करने पे मजबूर कर देता है। सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आप पूरी तरह गलत या भ्रमित हैं। अगर आप कोई फैक्ट प्रेजेंट करने लगे तो उसको औसत दर्जे का या इररिलेवेंट बताया जाता है। फिर बड़ी चालाकी से सारा ब्लेम आपके ऊपर डालकर यह बताया जाता है कि आपकी हालत ठीक नहीं है और आपको सुधार की जरूरत है। कुछ यही काम इंडियन मीडिया देश की मेजॉरिटी के साथ पिछले कई सालों से करता आया है। तो चलिए आज जस्ट की मेधा यादव मैडम की लेटेस्ट वीडियो देखते हैं और उनमें दिए गए सारे फैक्ट्स को डाइसेक्ट करते हैं और गैस लाइटिंग क्या किस स्तर पे किया गया है वो देखते हैं। दीदी वीडियो स्टार्ट करती हैं वही पुराने टॉलरेंस वाले लेक्चर से और फिर उसके बाद उत्तम नगर के तरुण और कोटद्वार के मोहम्मद दीपक के बारे में बताती हैं। उसके बाद दीदी वीडियो में कुछ आइडियोलॉजिकल बातें करती हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले ये देखते हैं कि कैसे मैडम जी वसुधैव कुटुंबकम के नारे को ताना कसते हुए ये प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि इंडियन सोसाइटी शुरू से ही इंटॉलरेंट थी। एक बार ये 30-40 सेकंड का क्लिप देखिए। हमें अक्सर बताया जाता है कि हमारा देश हमेशा से पूरी तरह सहिष्णु यानी टॉलरेंट रहा है। वसुधैव कुटुंबकम ही हमारी एकमात्र सच्चाई है, लेकिन इतिहास का सच थोड़ा अलग और कड़वा भी है। धार्मिक असहिष्णुता अंग्रेजों की या आज की राजनीति की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मशहूर विद्वान पतंजलि ने लिखा था कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच का रिश्ता सांप और नेवले जैसा था। इसी तरह प्राचीन भारत में शैव यानी शिव को मानने वाले और वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले संप्रदायों के बीच भी कई बार हिंसक टकराव हुए। शैव और जैन धर्म के अनुयायियों के बीच भी संघर्षों के ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं। और फिर आया 1947 का बंटवारा। इतिहास की इस भारी उथल पुथल ने अलग अलग धर्मों के बीच जो दूरियां पैदा की। मतलब पतंजलि के टाइम इंटॉलरेंस था, हिंदू वर्सेस बुद्ध किया गया, शैव वर्सेस वैष्णव, शैव वर्सेस जैन भी हुआ और फिर सीधा 1947 आ गया। वाह, मतलब मैडम जी बीच के 1000 साल बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गई। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में तो एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता रहा होगा ना, इसीलिए मैडम ने नहीं डिस्कस किया इसके बारे में। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैडम के डेटा पॉइंट्स लाई कहाँ से। तो गूगल पे थोड़ा सा सर्च करने के बाद मुझे scroll.in का 2015 का ये आर्टिकल मिला, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस इन इंडिया। अब मैडम ने ये या तो खुद गूगल किया होगा या तो चैट जीपीटी से पूरी स्क्रिप्ट लिखवाई होगी और जस का तस स्क्रिप्ट को एज इट इज हिंदी में पढ़ के सुना दिया। मतलब इतना कॉपी किया कि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात भी उनकी खुद की सोची हुई नहीं है। वो पॉइंट भी इस आर्टिकल में ही लिखा है। और पता है इस आर्टिकल का ऑथर कौन है? डीएन झा और मुकुल दुबे। अब जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि ये वही हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में हमेशा इस्लामिक रूलर्स की क्रूएलिटी को वाइट वॉश किया और हर स्टेज पे हिंदू सिविलाइजेशन की निंदा ही की है। बोलने के लिए तो डीएन झा पे बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, पर आज टॉपिक मेधा यादव जी का है तो उन्हीं पे बात किया जाएगा। मैडम ने वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते हुए बिल्कुल तैयारी नहीं की। अगर की होती तो उन्हें ये पता लगता कि पतंजलि महाभाष्य के जिस कोट की वो बात कर रही हैं उस वर्स के अलावा एक और वर्स है 1.1.47 जिसमें लिखा गया है कि सोशल गैदरिंग्स और फेस्टिवल्स ऐसी जगह हैं जहाँ पे समाज के अलग अलग वर्ग के लोग एकजुट आके कॉर्डियली रहते हैं। महर्षि पतंजलि सोशल गैदरिंग्स के बारे में उसी स्पिरिट में बता रहे हैं जिस स्पिरिट में हम होली को मनाते हैं। हमें यही बोला गया है आज तक कि होली में दुश्मन भी एक हो जाते हैं। खैर दोस्त और दुश्मन कितने साथ आए वो तो आप देख ही रहे हैं, पर प्रॉब्लम मैडम जी की इस एनालिसिस में है। आप सोच के देखिए कि क्या कारण रहा होगा कि हिंदू, बुद्ध, जैन सबका जिक्र किया गया बट इस्लामिक रूलर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसी को गैस लाइटिंग बोलते हैं। जब हमारे देश की डाइवर्सिटी इस बात की पूरी तरह गवाही देती है कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी हैं और आज से नहीं पिछले कई हज़ार साल से टॉलरेंट सोसाइटी बन के रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं,
देखो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि तुम कितने इंटॉलरेंट थे। खैर चलिए मैडम जी का अगला पॉइंट देखते हैं। फेमस प्यू रिसर्च सेंटर ने 198 देशों का एक एनालिसिस किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक असहिष्णुता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे खराब देश है। जरा सोचिए, 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में धर्म से जुड़ी हिंसा के मामले में हमसे आगे सिर्फ सीरिया, नाइजीरिया और इराक हैं। वो देश जो लंबे समय से सांप्रदायिक और गृह युद्ध जैसी स्थितियां झेल रहे हैं। बहुत बुरी बात है यार, सच में। सोचो कितना ख़राब हो चुका है हमारा देश, और स्पेशली देश की मेजॉरिटी जो कि माइनॉरिटी को इतना परेशान कर रही है पिछले कई सालों से। बताओ, मोदी काल में हम लोग दुनिया की 4th वर्स्ट कंट्री बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस वायलेंस। लेकिन अभी रुको, अभी मैडम जी की चालाकी देखो पहले। मेधा यादव जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो रिपोर्ट है प्यू रिसर्च सेंटर का ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजन, जिसमें ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स नाम का मेट्रिक निकालता है। इसमें सभी देशों को 0 से 10 तक मार्क्स दिया जाता है, जहां 10 के करीब होने का मतलब है इंटॉलरेंट होना। अब मैडम ने जो रिपोर्ट बताया है वो 2017 का रिपोर्ट है। आज 2026 चल रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2023 और 2025 में भी ये सेम रिपोर्ट पब्लिश किया था। और पता है उसमें इंडिया कौन से नंबर पे है? नंबर 1, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा नंबर 1। तो क्या लगता है आपको, मैडम ने इस लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या लगता है आपको? क्योंकि मैडम खुद जानती हैं कि इन रिपोर्ट्स की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अगर मैडम ये बोल देती कि इंडिया, इराक, सीरिया इन सब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के सीधा नंबर 1 पे पहुंच चुका है, तो वैसे ही कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए ऐसा नंबर बोल देती हूँ कि इंडिया बहुत ख़राब कंट्री लगे, लेकिन सबसे ख़राब भी ना लगे, ताकि लोग मान जाएं। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। और जहाँ तक बात रही प्यू रिसर्च सेंटर के इस रिपोर्ट की, तो इसको मानना या ना मानना ये मैं आपके बुद्धि और आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप भारत की सड़कों पे रोज़ घूमते हैं, आप यहाँ के बसेस और यहाँ के मेट्रोज़ में घूमते हैं। लुक अराउंड यू एंड टेल मी हाउ डू यू फील लिविंग इन द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके बाद मैडम जी CSSS की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोलती हैं कि कम्युनल राइट्स 84% बढ़ गए हैं। गुड, तो चलिए अब देखते हैं ये CSSS क्या है और ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हैं मैडम। ये है CSSS का ऑफिशियल वेब पेज। और अरे ये क्या दिख गया? ये कौन है? गुरुदेव प्रोफेसर राम पुनियानी CSSS के प्रेसिडेंट हैं। अरे ये क्या मिला? गजब। अरे ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस इंटॉलरेंस के रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव हेयर और सीधा रिपोर्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैडम ने बताया था, रिपोर्ट में यही लिखा है कि देश में साल 2024 में कम्युनल राइट्स की संख्या 84% बढ़ी है 2023 से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन यहाँ मुझे एक और रिपोर्ट मिला 2025 का। अब जो नंबर 2023 में 32 से बढ़कर 2024 में 59 हो गया, वही नंबर 2025 में घटकर 29 रह गया। तो यहाँ तो मैडम का क्लेम गलत साबित हो गया। मैडम तो बोल रही थी कि देश में रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस वायलेंस का ग्राफ लगातार और तेजी से ऊपर जा रहा है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है और ना ही ये महज कुछ मोहल्लों का छिटपुट विवाद है। ये एक कड़वी सच्चाई है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, मैडम ने 2025 वाला डेटा क्यों नहीं दिखाया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आगे मैम देश की सरकारी एजेंसी NCRB के बारे में बोलती हैं कि उनके पास जो क्राइम का डेटा होता है उसमें क्राइम की प्रोफाइलिंग नहीं की जाती, जिससे कि ये पता नहीं लग सकता कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उस मर्डर का कॉज क्या है, क्या वो मर्डर दंगे की वजह से हुआ है या नहीं। यहाँ मैं मैडम से एग्री करता हूँ। सिर्फ क्राइम का ही नहीं, क्रिमिनल्स की भी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। इसका भी डेटा होना चाहिए कि देश के जेलों में सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं,
सबसे ज़्यादा चाकू छुरी कौन सी कम्युनिटी के लोग चलाते हैं, सारा डेटा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद मेधा मैडम भगत सिंह के 1927 के एक आर्टिकल को पढ़ के ये बताती हैं कि अकॉर्डिंग टू भगत सिंह रिलीजियस इनटॉलरेंस की जड़ है गरीबी और अशिक्षा। भगत सिंह ने अगर 1927 में बोला तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने इसको नहीं देखा था। ओसामा बिन लादेन ना ही अनपढ़ था ना ही गरीब था। दिल्ली कार एक्सप्लोजन में शामिल डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल अनपढ़ नहीं थे, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट करते हुए डॉक्टर्स थे। ये लोग गरीब भी नहीं थे। तो ये लॉजिक चाहे किसी ने भी दिया हो, गलत साबित हो जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि मेधा यादव ने एक आइडियोलॉजिकल बात बोली थी, चलिए अब उस पर चलते हैं। वीडियो के बीच में मेधा यादव पोलैंड के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हेनरी ताजफेल की अस वर्सेस देम वाली थ्योरी का हवाला देते हुए ये बताती हैं कि कैसे ये ग्रुप और इन ग्रुप की थ्योरी की वजह से रिलीजियस डिवाइड जैसी जहरीली चीज़ें समाज में पैदा लेती हैं। यहाँ पे मैडम को ये भी बताना चाहिए कि जब जनता सड़कों पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर बड़े जुलूस को देखती है, लोगों को छाती पीटते हुए, रोते हुए, कई बार पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए देखती है, और ये देखकर अगर मन में ये सवाल आए कि अगर कभी भारत और ईरान के बीच युद्ध हो जाए तो ये लोग किस तरफ खड़े होंगे, ऐसे टाइम पे अस कौन होगा और देम कौन होगा, और अगर कोई ऐसे समय पे देम हो गया तो क्या वो आज अस है? अस वर्सेस देम करना कितना सही कितना गलत ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक होके सोचूं तो यहाँ पे कार्ल पॉपर का पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस कोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनटॉलरेंस अंततः टॉलरेंस के विनाश का कारण बनती है। अगर हम अनलिमिटेड टॉलरेंस का लाभ उनको भी दे दें जो खुद इनटॉलरेंट हैं, तो टॉलरेंट लोग ही नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ टॉलरेंस भी खत्म हो जाएगा।